चलें शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक ना। देखो जो सबसे फर्स्ट न्यूज है इसमें, सुप्रीम कोर्ट स्टेज राहुल कन्विक्शन फॉर मोदी सरनेम रिमार्क, ठीक ना। यहाँ पर आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, काफी लंबे समय से चल रहा था विवादों में। और इसमें जो विवाद हो रही थी, जो कहीं ना कहीं मोदी को लेकर के, जो सरनेम को लेकर के जो बात कही थी और राहुल गांधी ने, तो इसी चीज को बात हुई थी कि आखिर जो आप मोदी को लेकर के कहते हैं कि भाई मोदी ये हैं, मोदी वो हैं, मोदी वो हैं, तो मोदी का मतलब कौन मोदी? क्या मोदी जो है राहुल प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं, या जो मोदी लोग हैं जो सरनेम लगाते हैं उनकी बात हो रही है, अर्थात पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, ठीक ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ था। और इनको इसी को लेकर के जो वहां पर बोल सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हुआ इसी के लेकर के। और इनकी हम बात करें इनको तो 8 साल के लिए हटाया भी तो गया था। ठीक ना, यहाँ पर 2 साल के लिए, दो, हाँ 8 साल तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर 2 साल होता है पनिशमेंट की, है ना। जब डिस्क्वालीफाइड किया गया तो उसमें ये होता है कि भाई अगर किसी को बोल सकते हैं कि आप जब डिफेमेशन करते हैं तो उसको लेकर के आपको यहाँ पर अगर वो प्रूफ रहता है और कहीं ना कहीं कोर्ट जब सजा सुनाती है तो मैक्सिमम 2 साल का इसमें सजा है, मैक्सिमम 2 साल की सजा है, उसके ऊपर नहीं दे सकते हैं आप, ठीक ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब देखो इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वो हमें जानना जरूरी है। ये तो ठीक है, राहुल जी की अपनी वो है पॉलिसी है, वो जैसे चाहे वैसे बोलें। यहाँ पर ये भी बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट ने जो इनके बारे में जजमेंट दिया था, तो उनसे भी कहा कि भाई ये जो 2 साल का जो पनिशमेंट है मैक्सिमम है, तो आपने ये मैक्सिमम ही क्यों आपने चुना? उसमें 6 महीने का भी हो सकता था, उसमें साल भर के लिए भी हो सकता था, है ना। तो ये मैक्सिमम आपने 2 साल के ही क्यों यूज किया, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज की राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई कि जब आप एक लीडर हैं, आप एक जनसभा को संबोधित करते हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के बातें की गई थी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो चुनाव की बात करते हैं, जो हमारे पास इसमें जो बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है ना, उसको लेकर के ये 1951 में जो बनाया गया है, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर ये जो सांसद हैं और जो विधायक होते हैं, सांसद मतलब कि जो एमपी और एमएलए, है ना, यहाँ पर एमपी और एमएलए, इनकी जो अयोग्यता की बात होती है कि किस बेस पर उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसकी बात की गई है। इस अधिनियम के तहत क्या है, धारा 8 के 3 में कहा गया है कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और अगर उसे 2 साल का या उससे अधिक के लिए जेल भेजा जाता है, ठीक है, जेल भेजा जाता है, तो वह रिहाई के समय से 6 साल के लिए अयोग्य होगा, अयोग्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लें अगर 2 साल के लिए सजा है, तो इसका मतलब कि 2 साल की सजा हो गई और प्लस यहाँ पर 6 साल और, तो ये 8 साल तक क्या होंगे, 8 साल तक फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर 8 वर्षों तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यहाँ पर यही बात कही गई है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि भले ही कोई व्यक्ति दोष सीधी के बाद जमानत पर है और उसकी अपील निपटान के लिए लंबित है ना। मतलब यहाँ पर है कि अगर वो जेल में नहीं है, वो जमानत पर है, लेकिन उसकी क्या है, अभी निपटान जो है उसकी लंबित है ना, फिर भी वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। यहाँ पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर मान लें कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं उसको मतलब कि अपील पर है, सॉरी, ये जमानत पर है और वो कोर्ट जेल में बंद नहीं है, तो क्या यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है? तो यहाँ पर ये अयोग्य होगा, यहाँ पर वो मतलब कि चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो धारा 8 के 4 में जो दिया गया बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो दोषी सांसद होंगे या विधायक होंगे, यानी कि जो एमएलसी भी होंगे, है ना, इन सब की बात करें तो ये पद पर बने रहने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वो ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख के 3 महीने के भीतर अपनी दोष सिद्धि, है ना, की सजा के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करें। अब ध्यान रखना इस चीज बात को, यहाँ पर क्या है कि इसके ये जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इस पॉइंट को समझना पहले। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब हमारे पास कहीं पर ऐसी कोई बात होती है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर उनको लेकर के और कोई केस चलना शुरू होता है, कोई बात चलती है, वो ट्रायल पर चल रहा है, अभी वो कोर्ट में बंद नहीं है ना,
तो अगर उस तक की बातें होती है तो उस रूप में कम से कम 3 महीने के अंदर में क्या करना पड़ेगा आपको, आप उच्च न्यायालयों में, उच्च अदालतों में आपको अपील करना पड़ेगा। मतलब अगर हाई कोर्ट से है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन ये 3 महीने के भीतर आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक ना, पहुंचना पड़ेगा। तो अब इस रूप में क्या होता था कि बहुत बार ऐसा होता था कि हाँ अभी यहाँ पर है, अब वहां पर जजमेंट आया तो कुछ ऐसी बातें हुई तो फिर वहां से आगे बढ़ गए, फिर 3 महीने ऐसे आगे चलते रह गए। तो इस रूप में कहीं ना कहीं ट्रायल 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 चलता रहता था और ये अपना काम करते रहते थे, मतलब MP MLA बने रहते थे। अब हम बात करते हैं इसमें कि एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये 2013 को एक यहाँ पर बात की गई है जिसमें कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ एक मामला आया था, ये 2013 में आया था। यहाँ पर ये जो कौन सा केस है, यहाँ पर है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस बनाम भारत संघ में क्या कहा गया कि यहाँ पर 13 जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने RPA जो अधिनियम 1951 है कि धारा जो 84 है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर जो 84 है ये है ना, ये जो 84 है, इस 84 के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया कि रद्द कर दिया और इसे अधिकारिता घोषित कर, है ना, अधिकारित घोषित कर दिया गया और माना गया कि अयोग्य दोष सीधी की तारीख से होगी, ठीक ना। अब इसमें बेसिकली है क्या, यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर इस जो लिली थॉमस बनाम भारत संघ है के मामले में इस एक सांसद या विधायक जो अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, जो अपराध के लिए दोषी पाया जाता है उसे न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास दिया जाएगा और वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा तथा उसे जेल की अवधि में, है ना, जेल अवधि में समाप्त होने के बाद वो 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ने से वंचित हो जाएगा, अर्थात वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अर्थात यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो जो हमारे पास पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर जो RPA एक्ट है, ये RPA एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया है और उसमें जो सांसदों और विधायकों की जो अयोग्यता की बात होती है वो चीजें निर्धारित की गई है। और यहाँ पर जो उसमें कह सकते हैं कि दोष सिद्धि के लिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि जो ठहरा जाता है तो उसके लिए अधिनियम की धारा 8 के जो सब क्लॉज है 3 है उसमें बताया गया है। यहाँ पर जो धारा 8(4) था, मतलब कि 8 क्लॉज 4 था, ठीक ना, तो इसको यहाँ पर अब ये समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो है कि ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। ये खत्म कब किया गया, तो ये 2013 में जो यहाँ पर लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में। तो ये आपके पास 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो RPA जो एक्ट है 1951 की धारा 84 क्या है, और दूसरी इसमें पॉइंट ये है कि जो लिली थॉमस बनाम भारत संघ अर्थात ये किस केस में इसको समाप्त किया गया था, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कहा गया क्या कि अनुच्छेद 102 सांसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। मतलब कि जो संसद है ना, ये जो संसद है इस संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाना, ठीक ना, अयोग्य ठहराया जाना। अर्थात यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इस संसद की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है। अर्थात वहां पर यह जो विधानसभा होंगे उनकी बात होगी, लेकिन विधानसभा राज्य में होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 102 आर्टिकल नहीं होगा, ये केंद्र की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 जो सदस्य पर ये दोष सिद्धि होंगे तो क्या वो आगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी बात होगी। आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पर गुजरात में, है ना, सूरत में जब इनको 2 साल की सजा सुनाई गई तो तुरंत ही यहाँ पर क्या हो गया, इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो गई। यहाँ पर लोकसभा से जो लोकसभा स्पीकर है इनकी सदस्यता समाप्त कर दी, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 102 है, ये 102 इस संसद को पावर देती है, संसद को पावर देती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर RPA एक्ट है 1951, ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो सांसद हैं या MLA हैं उनको क्या करता है, ये अयोग्य घोषित करने की क्या क्या प्रावधान होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। इसमें फैसले में अनुच्छेद 101 का हवाला दिया गया। एक सांसद को अनुच्छेद 102 के तहत उसकी सीट के अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
उसके बाद रिक्त हो जाएगा। मतलब कि जैसे उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा तो ये संसद को क्या करता है, ये शक्ति देती है, ये संसद को एक तरह से शक्ति देती है कि उसके सीट को वो खाली कर दे, ठीक ना, अर्थात उसके सीट क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, है ना। आयुक्ता स्वचालित थी और शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू होती थी, ठीक ना। ये हमारे पास धारा जो 102 दिया हुआ है, आर्टिकल जो 102 दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल 102 दिया गया है उसके बारे में ये मेंशन किया गया है, ठीक ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारे पास फर्स्ट पेज में ही ये न्यूज था। अब ये दूसरा न्यूज हमारे पास है जो कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान का न्यूज है, और यहाँ पर ये बेसिकली कौन लोग हैं, ये तो ये है काबेलिया, है ना, ये कालबेलिया यहाँ पर है। और ये जो कालबेलिया लोग हैं ये बेसिकली हैं क्या, ये जो पहले कहीं ना कहीं सपेरे वगैरह का काम करते थे, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सपेरे से जुड़े हुए थे, सपेरा इनका पेशा था, तो उस रूप में ये पले थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ करके और ये क्या आ गए, अब यहाँ पर ये फोल्क डांस होता है उसमें आ गए, फोल्क नृत्य में इनका ये कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव हो गया, क्योंकि अब वो जो पेशा है अब उस तरह से रहा नहीं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर लिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके पास फोक डांस तो पूछा भी गया था ना सर इंटरव्यू में कि होता क्या है। हाँ, तो ये जो नृत्य के बारे में होता है ना, तो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। अब ये क्या है, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली का अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पर समझना कि जो कालबेलिया नृत्य है, ये कालबेलिया जो नृत्य है ये क्या है, तो ये कालबेलियाई समुदाय ही है, मतलब ये एक कालबेलियाई समुदाय हैं, और यही समुदाय इस चीज को नृत्य करते हैं, और वो जो नृत्य करते हैं वो अपने जो जीवन शैली है, अपनी जो पारंपरिक जीवन शैली है उस चीज को अभिव्यक्त करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। तो पहली बात तो यहाँ पर ये पॉइंट इसी लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कालबेलिया नृत्य है वो कहाँ पर, किस राज्य में, है ना, मतलब कि देखने को मिलता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या हो रही है, यहाँ पर एक और भी हो जाएगा, जो कालबेलिया नृत्य है या कालबेलिया समुदाय है, ये समुदाय किस तरह के पेशे से जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कहने का सपेरे वगैरह जो होते हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यह इसी नाम की एक राजस्थानी जनजाति है, ठीक ना। यहाँ पर जो कालबेलिया है ये क्या है, एक राजस्थानी जनजाति है, एक जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, ठीक ना। यहाँ पर ये जनजाति है और ये कालबेलियाई समुदाय की एक जनजाति है। इसे यहाँ 2010 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को, है ना, यहाँ पर यूनेस्को, ये जो यूनेस्को है ये क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ICH, है ना, जिसकी जो स्थापना की गई है ये 2008 में की गई है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई है, और ये एक सूची जारी करती है, ठीक ना, एक सूची जारी करती है। तो उस सूची में यहाँ पर जो कालबेलियाई नृत्य है इसको भी इसमें शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विविधता है ना, जो सांस्कृतिक विरासत की जो विविधता है उस विविधता को ये बढ़ाने में या समझाने में या जागरूकता बढ़ाने में ये मदद करती हैं। तो यहाँ पर इसी चीज के लेकर के यहाँ पर जो ICH है यानी इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इस सूची में इसकी नाम दी गई है, इसको लिस्ट में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना, है ना, इसकी स्थापना का मतलब यहाँ पर है कौन सा, इंटेंजिबल, है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICH या हिंदी में बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, है ना। इसकी स्थापना जो है ये 2008 में हुई थी, और जब ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन प्रभाव में आया है, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट हैं जहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कालबेलिया जो जनजाति है ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर ये, है ना, यहाँ पर ये कालबेलिया जनजाति, है ना, कालबेलिया जनजाति के लोग कभी पेशेवर सांप संचालक थे, मतलब वो सपेरा की जो बात होती है उसकी। आज वे संगीत और नृत्य के में अपने पूर्व व्यवसाय को अपना रहे हैं,
मतलब पहले भी क्या थे, ये कहीं ना कहीं जो नृत्य की बात होती है, संगीत की बात होती है, तो ये पहले भी करते थे, लेकिन बीच में ये कहीं ना कहीं सपेरे वाला काम करना शुरू कर दिए थे। जो नए नए, है ना, जो नए और रचनात्मक तरीकों से विकसित हो रहे हैं। मतलब आज के समय में जो ये फोल्क नृत्य है, ये काफी एडवांस है ना, ये काफी मतलब इसको मतलब प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक ना। तो इस कारण से इसको यहाँ पर ये जो कौन सा ICH जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर जारी किया गया है, शामिल किया गया है। वे खानाबदोश जीवन जीते थे, है ना, जीते हैं, और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक और पॉइंट आएगा कि जो कबीलियाई, है ना, कबीलिया जनजाति है, कालबेलिया जनजाति है, ये कालबेलिया जनजाति किस तरह के जीवन जीते हैं, तो ये खानाबदोश हैं। खानाबदोश का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो घूमते फिरते रहते हैं, मतलब एक जगह उनका स्थान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अपना जो स्थान, रहने का स्थान है, वो परिवर्तित करते रहते हैं। कालबेलिया की जनसंख्या की सबसे अधिक संख्या पाली, है ना, पाली जिले, उसके बाद अजमेर में है, फिर चित्तौड़गढ़ में है, और फिर उदयगढ़ में है ना। मतलब जो कालबेलिया है, ये जनजाति ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये राजस्थान में मिलते हैं जनजाति। और ये जनजाति किन किन अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ किन किन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर जिले पाली है ना, इसके बाद अजमेर है, यहाँ चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ पर उदयपुर है। ये 4 जिले हैं जहां पर की इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये आपके तो लिए सर इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा? ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये अभी इजी लग रहा है कि आपको पता है, तब आपके पास सारे चीजें दिखाई दे रही है कि हाँ ये काबिलियत की बात हो यस रही सर। है, ये ऐसे करते हैं। यहाँ पर ये इसलिए नहीं है, देखो यूपीएस यहाँ पर पूछे ही क्यों, हमारे देश में तो बहुत सारी जनजातियां हैं, हमारे देश यस में सर। तो बहुत सारी जनजातियां हैं, तो जनजातियों में से सिर्फ इन्हीं के बारे में थोड़ी ना पूछा जाएगा। इनके बारे में इसलिए हमारे पास लिस्ट में आ रहा नाम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको यूनेस्को की जो इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, ICH है, इसमें इसको शामिल किया गया, इस सूची में इसको शामिल की गई है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो GS पेपर में जो कला एंड संस्कृति के नाम से जो मतलब की टॉपिक है, उसमें यहाँ पर ये यस, उसमें आ सकता है। ठीक ना, ये आ यस सर। सकता है, ठीक ना। चले आगे, अगला जो निज है, ये है आसाम मानस टाइगर रिजर्व, 63% शॉर्ट ऑफ सैंक्शनड, स्टाफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर टोल्ड। ध्यान देना, ये जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व, ये है कहाँ पर, आसाम में है। ये कहाँ पर है, आसाम में है। यहाँ की समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे टाइगर की बात हो, चाहे यहाँ पर एलिफेंट की बात हो, या और भी यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि तरह तरह के यहाँ पर जो जीव होते हैं, जो जानवर लुप्त हो रहे हैं सर, उसको मान सकते हैं ना? नहीं वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे रैनोकाल्फ है ना, ये सब चीजें हैं, यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर इनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे हमारे पास क्या है, टाइगरे हैं या एलिफेंट ही हैं, तो इनकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ रही है। मतलब प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जितने भी, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम कुनो पार्क की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं विदेशों से कहाँ से ला करके हम क्या कर रहे हैं, वहां पर चीते को संख्या बढ़ा रहे हैं। क्यों चीते को ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में वैसे चीते नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में जब वैसे चीते हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मानस टाइगर रिजर्व है, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जितने भी वहां पर जीव जंतु हैं, उनकी संख्या सब बढ़ रही है, उनकी संख्या सबकी बढ़ रही है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम ये चाहते भी हैं, क्योंकि ये सब लुप्त होने के कगार पहुंचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर बढ़ रही है संख्या, तो ये हमारे लिए मतलब कि बहुत इन्वायरमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इनको देख रेख करने वाले स्टाफ की जरूरत होती है ना, जो यहाँ पर देख रेख करने वाले स्टाफ होती हैं, तो उनकी जो संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है 294 होना चाहिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि कम से कम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 294 यहाँ पर स्टाफ चाहिए, यहाँ पर ये 294 स्टाफ चाहिए, ठीक ना। लेकिन इनके पास स्टाफ है कितने, यहाँ पर हमारे पास मात्र यहाँ पर 109 है, यहाँ पर 109 ही है, जबकि यहाँ पर चाहिए था कितना, 294। तो यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है, ये अपना जो बताई है कि यहाँ पर 63% के आसपास यहाँ पर क्या है, यहाँ जो शॉर्ट ऑफ सैंक्शनड स्टाफ, ये जो स्टाफ हैं इनकी संख्या सैंक्शन कितनी हुई है, 63% हुई है, 63% है। तो आखिर हम ये जो
कहीं ना कहीं बोलते हैं, कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट को लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के, हम उनके लेकर के कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट होगा, कैसे प्रोटेक्ट होगा। अब एक चिंता की विषय देखो, जब हमारे पास क्या हो रहा है, जो कुल्लू पार्क है, अब उस पार्क में जो हमारे पास चीता लाए गए, अब उसमें से हर 2 महीने पर, हर 1 महीने पर सुनते हैं कि एक चीता अभी फिर से मर तीन गया, तीन एक तीन बच्चा चीते मर तो कल गया। ही मर गए ना सर। ठीक ना, तो ये जो यस मरने सर। वाली स्थिति है, तो क्या हमारे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अब वो भी ऐसा होता है कि चलो ठीक है, उनके लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, इस कारण से वो मर रहे हैं। कभी देखते हैं कि कुछ जख्मी हुए हैं, कभी देखते हैं कुछ और कारण से मरा हुआ है, तो ये कारण क्या है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर स्टाफ की कमी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, या हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं है, उसी को देख नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीजों को। ठीक ना, तो यहाँ पर इसी चीज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, जुलाई में प्रकाशित ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 पब्लिश्ड इन संकेत दिया, मतलब इसने पब्लिश संकेत दिया था क्या, कि पश्चिम असम का मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कम से उच्च बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मतलब पहले क्या था, वहां पर जो बाघों की संख्या थी वो कम थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वह संख्या बढ़ रही है ना, वहां पर संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर बुरी खबर क्या है, तो बुरी खबर ये है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पर ये भी क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, ये विश्व धरोहर में इसका नाम है। और यहाँ पर क्या है, अधिक लोकप्रिय और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की स्थिति यह में यहाँ पर क्या है, इसमें कर्मचारियों की लगभग 63% ही कमी है। यहाँ पर 63% की कमी है। मतलब यहाँ पर जो बताया गया कि यहाँ पर 294 की जगह पर 109 है। मतलब यहाँ पर तो ये कमी कमी है तो उसको भरा भी तो जा 2094 की जगह सकता है ना पर, सर। हाँ 2094 की जगह पर यहाँ पर 109 है। नहीं भरा जा सकता है, सब कुछ किया सकता है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब तक क्यों नहीं भरा गया, आखिर कम क्यों है, अब तक क्यों कम है। पहली चीज की यहाँ पर ये जो 294 जो यहाँ मतलब स्टाफ की जरूरत है ना, ये 294 स्टाफ की जरूरत है, तो अचानक से इतना कम कैसे हो गया होगा, एक बार में तो कम हुआ नहीं होगा। अगर रिटायरमेंट भी होते हैं तो यस एक सर। बार तो होंगे नहीं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लंबे समय से यहाँ के जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, जो हैं वही संभाल रहे हैं, वही पर चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। गवर्नमेंट इस पे ठीक ना, ध्यान नहीं दे रही है सर कि एक तरफ बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन लोगों की लापरवाही की वजह से चाहे बाघ हो गए, जो भी चीज यहाँ हो गए पर हैं, मर भी यहाँ रहे पर हैं। कौन बताया है, यहाँ पर ये कौन बता रहा है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। गौ- ये जो बताने वाले हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही हैं। यही चिंता की बात की गई, इसलिए इतने दिन से डब्ल्यू में कहाँ थे। इसका न्यूज छपा हुआ है, इसीलिए इसको न्यूज में छपा गया है। अगला इसमें पॉइंट है कि मानस नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क। ठीक ना, जो मानस नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है, असम में है, ये क्या है, ये नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व इन असम। मतलब यहाँ पर टाइगर भी है, यहाँ पर एलिफेंट भी है ना। यहाँ पर लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन हिमालयन, है ना, यहाँ पर पुथेल्स, ठीक ना, इन बॉर्डर ऑफ रॉयल हिंद मानस नेशनल पार्क इन भूटान। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, एक तरफ हमारा कौन सा है, यहाँ पर मानस मानस नेशनल पार्क है, मानस और नेशनल पार्क है। यस सर। दूसरी तरफ क्या है, रॉयल मानस नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है, ये भूटान का है। मतलब दोनों, भूटान का भी उधर और उधर क्या है, ये इंडिया का है, तो ये दोनों कहाँ पर है, एक ही जगह पर है। ठीक ना, तो इस कारण से हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत इस पर ज्यादा है। आगे इसमें देखें, यहाँ पर द नेम ऑफ पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानस रिवर। आखिर जो यहाँ पर मानस की बात हो रही है, तो ये मानस मानस नाम आया कहाँ से, तो मानस जो है ये बेसिकली मानस रिवर है वहां पर, और इसी कारण से यहाँ पर मानस नेशनल पार्क की नाम दिया गया है। ठीक ना, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो द पार्क इज नोन फॉर इट्स रियर एंड इन endangered endemic wildlife such as Assam rough-head turtle, है ना, हिस्पेड, हियर, गोल्डन लंगर, है ना, ये सब वहां पर जो प्रजाति के जो जीव हैं, है ना, उनकी बात की गई है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ विल्ड वाटर बफेलो। जो यहाँ पर विल्ड बफर जो बफेलो हैं वो भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर है, रिवर क्या है, तो जो मानस रिवर फ्लोज थ्रू द वेस्ट ऑफ द पार्क। ठीक है, मानस इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, ये आपके पास न्यूज आता है,
यहाँ पर पेपर में छपते हैं, तो इसका मतलब आपको लगेगा कि अरे हाँ ठीक है, मानस नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में बातें यहाँ पर ये हुई है कि वहाँ स्टाफ की कमी है, बस इतना ही आपको समझ में आया। लेकिन नहीं, अगर ये न्यूज में है तो इसका मतलब ये आया कि अब आपके पास ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है ना। अगर मानस नेशनल पार्क की बात हम छोड़ दें तो आपसे इसको ना पूछ करके ये पूछा सकता है कि रॉयल मानस पार्क कहाँ पर है। इसके बारे में आप पूरा इंडिया घूमने लगेंगे कि पूरे इंडिया में कहाँ है, लेकिन कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि है तो ये भूटान में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भूटान और जो असम है वो पास पास हैं, एक तरह से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर जो मानस पार्क है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि दूसरी चीज यहाँ पर ये होगा कि जो मानस की मैंने बात किया, तो ये जो मानस है आखिर मानस किस नाम से पड़ा, है ना। नाम ये जो मानस रखा गया आखिर किसके कारण, तो यहाँ पर मानस रिवर है। अब ये भी पूछा सकता है कि जो मानस रिवर है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है ना, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, इसका मतलब ये ब्रह्मपुत्र। तो ये आपके नदी बेस्ड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है। लेकिन आप कहोगे कि भाई मानस और ब्रह्मपुत्र का क्या लिंक है यहाँ क्वेश्चन का, है ना। तो यहाँ पर जब आप करंट पढ़ते रहोगे, आप जब करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो समझ आता है कि भाई यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो जहां न्यूज में आए हुए रहते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला जो पॉइंट हमारे पास है न्यूज में, यह है अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल अप्रोचमेंट, ये रीअप्रोचमेंट, ठीक ना, यहाँ पर रेप्रोचमेंट। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो मैं बात कहूँ तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया द है। हिंदू तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग को इसको लिखना हो, मतलब जैसे आईआर बताया, पीछे जो जी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया उसको तो हिंदी में था, अगर इसको हम लोग को लिखना होगा तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग को ऐड करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। आप इंग्लिश में बता रहे इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यही ना, सिर्फ नहीं, पढ़ना तो नहीं है, इसको ट्रांसलेशन तो कहाँ, लिखना भी होगा। चलो इसके बारे में बात बताऊंगा क्लास के बाद, ठीक ना, इसके बारे में देखते हैं। यस सर। ठीक ना। अब देखो हम जो बात करने वाले हैं, ये जो अमेरिका का जो परस्यूट है सऊदी और इजराइल में, तो आखिर यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर जो कंसेप्ट है बेसिकली मैं इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास ये आईआर का भी पार्ट बनता है और ये ज्योग्राफी का भी पार्ट बनता है। ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें बॉर्डर पूछता है कि जैसे इजराइल है या यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, तो ये कितने कंट्री से इनका बॉर्डर टच करता है ना, ये कितने कितने कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जैसे अब यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट दिखा रहा होगा यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है डेड सी, है ना, ये क्या है, डेड सी। अब ये कई बार एग्जाम में यूपीएससी में पूछ दिया गया है कि जो डेड सी है वो कहाँ पर है, डेड सी कहाँ पर है। अब ये डेड सी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर जो इजराइल है, यहाँ पर जो इजराइल है और यहाँ पर जो ये फिलिस्तीन है, इनके बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है, ये हमेशा वाद चलता रहता है और ये बातें होती है। तो इसमें बेसिकली होता क्यों है ये, तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है टेरिटरी को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, ठीक ना, यहाँ पर ये क्षेत्र को लेकर के बातें होती है। अगर हम इसमें बात करें तो जो इजराइल है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ज्यूज लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इनकी जो कल्चर है, जाति कहें, ये ज्यूज हैं, ठीक ना, इनकी बात होती है। और ये क्या करते हैं कि हमेशा जो है यहाँ पर क्या है, जो बोल सकते हैं कि इनका संपर्क जो है, ये जो सऊदी अरेबिया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इनका जो संबंध है ये दोनों के बीच में आपस में नहीं बनता है, इनका नहीं बनता है, मतलब इजराइल का और सऊदी अरेबिया का ये आपस में संबंध नहीं बनता है, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर होते हैं, ठीक ना, कट्टर हैं। और कई बार इनके बीच में इजराइल मतलब वार भी हुआ है, और इसमें जो है जो इजराइल है वो कई बार इसमें जीता हुआ भी है। यहाँ पर जो इजराइल है इसने कई बार जीता हुआ है, मतलब जीत जो होती है इजराइल की होती है, लेकिन सऊदी अरेबिया और यहाँ पर इन दोनों के बीच में विवाद चलता है। अगर हम इसमें और बात करें तो इस क्षेत्र में जो है जो डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस में सबसे बड़ा रोल किसका है ना। यहाँ पर तो ठीक है इनके बीच में चाहे हम क्षेत्र की बात होती है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर हम बात कहें तो इसमें जो रोल होता है वो होता है यूएसए का, यूएसए का। अब यूएसए के पीछे क्या कारण है, यूएसए का कारण है कि देखो ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर क्या है, ऑयल है ना, यहाँ पर तेल है, पेट्रोलियम है, और ये हर देश को चाहता है जिसके पास ये उपलब्ध नहीं है।
जैसे चाहे इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए, ठीक ना। तो अमेरिका क्या करता है कि जो सऊदी अरेबिया है या जो ये सारे कंट्री हैं, इन कंट्रियों के ऊपर अपना कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभुत्व बनाए रखता है कि जिससे कि हमारा क्या हो, हमें ऑयल मिलता रहे। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो यूएसए है ना, ये यूएसए भी है, ये भी क्या करता है यहाँ पर जो सऊदी अरबिया वगैरह जो भी है, ये भी क्या करते हैं, इनके साथ जो है आर्म्स वगैरह जो खरीदने की बात होती है वो इनके ऊपर, वेपन्स के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड रहता है, यूएसए के ऊपर। ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात और इसमें करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो सऊदी अरबिया है, यहाँ पर जो सऊदी अरबिया है ये क्या है, इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर इस्लामिक कंट्री है। और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे यहाँ पर कुवैत हो, ये जितने भी कंट्री हैं ये सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं, ये सब के सब मुस्लिम कंट्री हैं। अब इसमें है क्या कि यहाँ पर जो है ये बेसिकली कहें तो ये जो चाहते हैं कि ये अपने आप में एक मतलब कहें कि इस्लामिक वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये कल्चर डेवलप किए हुए हैं कि पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी इस्लाम है उनको लीड करने वाला कौन सा कंट्री होगा, कौन सा कंट्री होगा। और ये सारे कंट्री आपस में रेस में है, आपस में रेस में है। वो चाहते हैं कि जो ये लोकेशन है, उस लोकेशन में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको लीड हम करें, मतलब कि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसको लीड करने वाले इन लोग चाहते हैं, ठीक ना। तो इसी को कहीं ना कहीं बातें चल रही है। इस समय जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर की बात की जा रही है, इसी को यहाँ पर बात चल रही है। अब इसमें ईरान अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ठीक ना। यहाँ पर जो ईरान है, आप इसमें ईरान शायद नहीं देख पा रहे होंगे, इसमें ईरान जो है, यहाँ पर जो ईरान है ये ईरान यहाँ पर है। तो ये ईरान क्या चाहता है कि अपने आप को ये साबित करना चाहता है, किस रूप में, वर्ल्ड लीडर के रूप में, ठीक ना। और इसमें जो अगर बात करें तो जैसे टर्की है, चाहे सऊदी अरेबिया है, ये सब भी क्या है, अपने आप को रेस में समझते हैं, रेस में रखते हैं कि भाई हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे हैं। और ये बहुत बड़ा यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, ये बहुत मतलब कि अपने आप में इस्लामिक कंट्री को लेकर के कि भाई जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में सबसे आगे हम हैं, सबसे आगे हम हैं, ठीक ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है और जो यूएसए है, सॉरी, यहाँ पर जो अरब और इजराइल के बीच क्या है, यहाँ पर हमेशा जो अरब यहाँ पर ये पार्ट रहा, ये जो अरब है और यहाँ पर जो इजराइल है, इन दोनों के बीच में आमना सामना हमेशा रहता है, मतलब एक दूसरे के विरोधी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक ना। सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशन जो है इनके क्या है, बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया और जो यूएसए का जो यूएसए है ना, जो यूएसए है, इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। इसके पीछे कारण क्या है, बेसिकली यहाँ पर है ट्रेड है, इन दोनों के पीछे में कारण क्या है, ट्रेड है। अब यहाँ पर समझना कि अभी मैंने कहा कि जो यहाँ पर पहले जो इजराइल की बात मैंने किया और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमने बताया फिलिस्तीन, जो इजराइल और फिलिस्तीन है, जो इजराइल और जो फिलिस्तीन है, इनके बीच में हमेशा क्या हो रहा है, ये वार चल रहा है। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा वार चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये वार चल रहा है, तो इसके पीछे इसमें जो बात विवाद हो रही है, इसमें कौन आ रहा है, यूएसए की बात आ रही है। अब जो यूएसए है, ये यूएसए क्या चाहता है, यूएसए चाहता है कि यहाँ पर इनका दबदबा बना रहे। और यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल और यूएसए का भी रिलेशन क्या है, अच्छा है। यहाँ पर जो यूएसए है और सऊदी अरेबिया है, इसका भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर माध्यम क्या है, तो इन दोनों का ट्रेड है ना। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएसए जो है ये दोनों ट्रेड से जुड़े हुए हैं। क्यों, एक तरफ जो यूएसए से जो सऊदी अरेबिया है ये वेपन खरीदता है, और जो सऊदी अरेबिया से जो यूएसए है वो ऑयल परचेज करता है। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, मतलब कि भाई इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वेपन चाहिए, है ना, लड़ाई अस्त्र चाहिए, और इसको क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो इस कारण से क्या चाहता है कि भाई यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, मतलब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये दोनों रिलेशन अच्छा रखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और बात बताऊंगा अभी आगे कि जब यहाँ पर बात करें तो जो यूएसए है ना, यूएसए यहाँ पर मतलब कि आप देखो ये जो गल्फ कंट्री हैं या बोल सकते हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं, इन कंट्रियों में यूएसए का अपना वर्चस्व था, अपना वर्चस्व था। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और इजराइल की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, बल्कि चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, या इधर इजिप्ट तो खैर हो गया,
कंट्री हैं इन सबके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, ये सीरिया हुआ या यहाँ पर इजराइल हुआ, ये जॉर्डन हुआ, ये सऊदी अरेबिया हुआ, तो इन सबके साथ जो है यहाँ पर दबदबा किसका है, यूएसए का था। यूएसए का था, है नहीं, यूएसए का था। एक और यहाँ पर पॉइंट आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो अब यहाँ पर क्या बात होती है, जो यूएसए है ना, यूएसए अभी थोड़ा सा क्या काम किया है कि इसकी कुछ रणनीति चेंज हो गई है। यहाँ पर रणनीति क्या चेंज हुई है, यहाँ पर रणनीति चेंज क्या हुई है कि देखो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे पास चाइना है, ये चाइना अपने आप को पूरी तरह से विश्व में, वर्ल्ड में अपना राज चाहता है। वो चाहता है कि भाई सबसे सुपर पावर हमें, इसके ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए वो अपने जो बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं यहाँ पर जो पैसे को दे करके या कहीं पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात हो, चाहे किसी तरह का ट्रेड की बात हो, तो उस माध्यम से हर कंट्री में ये घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना, और वहां तक पहुंच बना रहा है अपना। तो यहाँ पर पॉलिसी क्या चेंज हुई यूएसए ने देखा कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इधर फिर सीरिया हो, या यहाँ पर जो इजराइल सऊदी अरेबिया हो, तो इन सब जगहों से अपने आप को वो मोड़ करके और देखा कि जो चाइना है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए इन सब जगह से अपने आप को यूएसए यहाँ से हट करके और सीधे चाइना के टारगेट में आ गया। मतलब कि चाहता है यूएसए कि हम सीधे सीधे चाइना को काउंटर करें, सीधे सीधे चाइना को काउंटर करें। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब इसी बीच में क्या हुआ, यूएस और रशिया का वार शुरू हो गया, सॉरी यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हो गया। अब जब वार शुरू हुआ तो यहाँ पर चीजें बात यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर जो यूएसए का जो दबदबा था, यूएसए यहाँ से अपने आप को कहीं ना कहीं खाली कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही यहाँ पर देखा कि खाली हो रही है, ठीक ना, तो उधर से पहुंच गया रसिया, सॉरी चाइना। अब यहाँ पर क्या हुआ, यूएसए के सामने कौन आ गया, चीन आ गया। परिणाम क्या हुआ इसमें कि जो अफगानिस्तान से, सीरिया से या गल्फ देशों से, है ना, अपने को बाहर निकाला, कौन, यूएसए निकाला। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो चीन है ना, चीन, और यहाँ पर चीन के साथ सीधे टक्कर लेना चाहता है। कौन चाहता है टक्कर लेना, ये चाहता है यूएसए, ये चाहता है यूएसए, क्योंकि उसको लगता है कि पूरी जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रियों को लोन दे रखा है, बहुत सारे कंट्रियों में अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चला दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको अमेरिका को लग रहा है कि भाई जो चाइना है ये हमारे आने वाले समय में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक ना। तो इसी तरह से इस कारण से ये जो गल्फ कंट्री जो रहे हैं, यहाँ से अपने आप को समेट करके अब पूरी ताकत कहाँ लगा रहा है, चाइना के ऊपर, चाइना के ऊपर। लेकिन अभी क्या हुआ, अब यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, तो जिसके कारण वहां पर क्या हो गया, यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करना है, रशिया को टारगेट करना है। तो उसके लिए कहां पर आ गए, वो नाटो में, क्योंकि नाटो का मेंबर है अमेरिका है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फोकस हो गया कहां पर, अमेरिका का फोकस हो गया यूक्रेन के ऊपर और रशिया के ऊपर, ठीक ना। तो अभी वहां पर चला गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो गल्फ देश हैं यहाँ पर चीन पहुंच गया, और ये चाहे जिसको पैसे की जरूरत है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जहां पर किस तरह का सपोर्ट की जरूरत है, वो हर मामले में चाइना कहता है कि भाई मैं सब कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, है ना, टेंशन ना लें। अब इसने क्या किया कि जो ईरान है, ईरान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ईरान ये पार्ट रहा, ईरान यहाँ पार्ट रहा ईरान, और दूसरा जो ये जो कंट्री है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिया कंट्री है, मतलब यहाँ पर शिया और सुन्नी, ये दो तरह के जो बातें होती है। कलर चेंज कर दीजिए ना, कलर, हाँ जी कलर चेंज कर दीजिए, राइट। तो समझना बड़ा टफ काम है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है ईरान, ठीक ना, यहाँ ईरान, यहाँ पर क्या है, ये शिया मुल्क है, मतलब शिया कंट्री है, ठीक ना। और दूसरी तरफ कौन है, यहाँ पर है अरब, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, अरब है। और ये क्या है, यहाँ पर सुन्नी कंट्री है, यहाँ पर ये सुन्नी है, यहाँ पर शिया है, ठीक ना। अब ध्यान देना, इसमें जो शिया और सुन्नी है ये एक दूसरे के पूरी तरह से कट्टर होते हैं। शिया और सुन्नी क्या है, एक दूसरे को पूरी तरह से कट्टर होते हैं, मतलब इनको कभी आपस में बनते ही नहीं है। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि देखो भाई हम जो है, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, आप लोगों के दोनों के हम समझौता करा देते हैं। ये चाइना जैसे ही देखा अमेरिका कि यहाँ से जो गल्फ कंट्री है वहां से समेट करके वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो इधर कौन पहुंच गया, चाइना पहुंच गया, कहां पर, ये पहुंच गया गल्फ कंट्री में। और यहाँ पर जो
और ईरान है और सऊदी अरेबिया है, जो इनके एक दूसरे के कट्टर थे और बहुत लंबे समय से इनकी विवाद चलते थे, तो इनको समझौता कराने ये पहुंच गए। कौन पहुंच गए? चीन चाचा, है ना, जो चीन है ये साहब पहुंच गए और यहाँ पर इन्होंने समझौता कराया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि जो यूएसए है अब यहाँ पर ये पागल हो गया। यहाँ यूएसए है वो पागल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीन जो है यहाँ पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ एक और बात हो रही है कि यहाँ पर जो इजराइल है और यूएई है, ये देखो यहाँ पर यूएई है, ये जो पार्ट है यूएई है, और यहाँ पर हमारा कौन है? ये है इजराइल है। मतलब कि ये जो पार्ट है यहाँ पर देखो, इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जो हो गया सऊदी अरेबिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, यहाँ पर इजिप्ट, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ये जगह पार्ट आ गया। ये देखो ये पार्ट है, ये जो है ना, ये कौन सा है? ये हमारा है इजराइल है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट कौन सा है? ये इजराइल है। और यहाँ पर ये कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। मतलब दोनों पास पास हैं। और इसके बगल में यहाँ पर कौन है? यूएई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएई और जो बोल सकते हैं कि जो इजराइल है, या हम और भी बोल सकते हैं कि जो कंट्री हैं इनके बीच में एक हुआ था अब्राहम एकॉर्ड, है ना, इसको बोलते हैं अब्राहम समझौता। ये समझौता हुआ था 13 अगस्त 2020 में हुआ था। 13 अगस्त 2020 में हुआ था। यहाँ पर बेसिकली क्या था? तो इसमें था आपका इजराइल, यूएसए और यूएई, ये तीन लोग थे। कौन कौन? यहाँ पर ये बात हो गई, इजराइल की बात हो गई। यहाँ पर ये इजराइल था, इसमें फिर यूएई था, यहाँ पर यूएई, और तीसरा इसमें था यूएसए, जो यहाँ पर चौधरी बन के आए थे। ये कौन है? यूएसए। इसने तीनों ने, इन्होंने क्या किया? एक समझौता कराया। और इस समझौते में क्या है कि जो इजराइल है, बहरीन है, यूएई है, इनके बीच में आपसी जो रिलेशन रहेंगे वो सामान्य रहेंगे। आपसी जो रिलेशन रहेंगे वो सामान्य रहेंगे। अर्थात जिस रूप में यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं आपस में नहीं बनता था, सेम उसी रूप में यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यहाँ पर कौन है? ये इजराइल है, इनके बीच में भी आपस में नहीं बनता है। आपस में नहीं बनता है क्योंकि जो यहाँ पर जो इजराइल के जो मुस्लिम हैं और जो यहाँ सऊदी अरेबिया के हैं, एक दूसरे के कट्टर हैं, एक दूसरे के कट्टर हैं, ठीक ना। तो इस कारण से यहाँ पर भी विवाद चल रहा है। अब चौधरी जी कौन पहुंच गए? ये यूएसए पहुंच गए। ये कहे कि भाई देखो अब जो है हम भी समझौता कराएंगे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है और जो इजराइल है, अब हम सबसे बड़ा समझौता इनके बीच में कराएंगे, क्योंकि जो इजराइल है और इजराइल में फिलिस्तीन है, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चलता रहता है। इसमें बहुत लंबी कहानी है, मैं आगे बताऊंगा कभी। जो इजराइल है और फिलिस्तीन है, इनका हमेशा सालों भर विवाद चलता रहता है, सालों भर विवाद चलता रहता है। और ये भी आज से नहीं, बहुत दशकों से चल रहा है ये, ठीक ना, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि जो हमारे पास इजराइल है और सऊदी अरेबिया है, इनका बहुत लंबी विवाद है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर यूएसए कहता है कि भाई अब सबसे बड़ा जो समझौता कराऊंगा वो तो मैं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि चाइना से हमें ऊपर जाना है। लॉजिक यहाँ पर यही है कि भाई चाइना कहीं ना कहीं दबदबा दिखा रहा है, तो हम उससे भी आगे बढ़ के और सऊदी अरेबिया और यहाँ पर इजराइल का हम समझौता कराएंगे, ठीक ना। तो इसी की बात लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। अब यूएसए क्या कर रहा है? यहाँ पर समझौता कराएंगे। इसमें सऊदी अरेबिया थोड़ी क्या है, छटपटा रहा है। ये जो सऊदी अरेबिया है, ये नहीं चाहता है कि हमारे साथ ये यूएसए ऐसा चाहे, क्योंकि इसको कहने का थोड़ा सा लॉस लगता है अपना, कि हो सकता है कि हमारे ऊपर जो है कुछ कंडीशंस लगाएगा यूएसए कि नहीं ऐसे करो तो वैसे करो, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि जो सऊदी अरेबिया है ये, और जो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये दोनों कंट्री आपस में ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर इस्लामिक वर्ल्ड है ना, इस्लामिक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड का ये नेतृत्व करें। मतलब जो मुस्लिम कंट्री हैं, उन सारे मुस्लिम कंट्रियों का ये लीडर बने। तो ये रेस में दोनों ही हैं, बल्कि है तो सारे लोग, लेकिन इसमें कंपटीशन चल रहा है यूएई के बीच में और यहाँ पर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर हम घटनाएं जो पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का फायदा क्या है? पढ़ने का फायदा क्या है? वो ठीक है, इजराइल लड़ रहा है, जॉर्डन लड़ रहा है, या फिर वहां पर फिलिस्तीन लड़ रहा है, इधर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, या फिर ईरान है, जो भी चीजें हैं, आखिर इसका मामला क्या है? आखिर हम इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर चलते हैं काम की बात। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये है सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर देखो ये इजराइल है, यहाँ पर देखो ये ईरान है ना, यहाँ पर देखो ये आपका यूएई हुआ, है ना, यूएई हुआ। अब देखो हमारा यहाँ पर ये रहा इंडिया,
हमारा रहा ये इंडिया। तो ये जो इंडिया है, इस इंडिया के ऊपर कौन है, यहाँ पर है चाइना। इधर कौन सा है, ये चाइना का पार्ट है। तो जो चाइना है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर इस एरिया में मतलब जो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, चाहे कुवैत हो, है ना, यहाँ पर ओमान हो, ईरान हो, इराक हो, ये जितने भी यहाँ मुस्लिम कंट्री हैं, तो इन मुस्लिम कंट्री पर हम क्या चाहेंगे, हमारी जो पॉलिसी है, हमें क्या चाहिए कि अगर यहाँ पर इनमें ये चाइना का मतलब की रोल होना चाहिए या यहाँ पर यूएसए का इसके ऊपर प्रभुत्व होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पकड़ होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, ठीक ना। देखो अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि चाइना जो है, तो चाइना हमारी ऐसी पॉलिसी है कि चाइना जहां भी जाता है ना, जहां भी चाइना जाता है तो वो एंटी इंडिया एक तरह से मूवमेंट चलाता है, वो एंटी इंडिया की बात करता है। क्यों, क्योंकि इंडिया और चाइना के यहाँ पर बॉर्डर विवाद चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कहीं ना कहीं जो टक्कर देने वाले हैं, मतलब कि जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान के इकोनॉमी पर ले लाएंगे। मतलब टॉप के तीन जो हमारा रैंकिंग है इकोनॉमी में, वो हमारा स्थान आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अभी देखो कौन है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है यूएसए, और उसके बाद कौन है, चाइना है, ठीक ना। एक बार थोड़ा सा डेटा देख लेंगे इसको, चाइना है, और अभी हम कहां पर हैं, 5वें स्थान पर है, इंडिया है, यहाँ पर ये इंडिया है। तो ये जो इंडिया 5वें स्थान पर है, तो इसको ये चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि तीसरे स्थान से, मतलब पहले 1 2 3 है, इनमें से हमारी कोई पोजीशन आ जाए, इनमें से कोई पोजीशन आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देखो हमारे पास कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के और इसको जो बात हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को लेकर के हमेशा कंफ्लिक्ट बना हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दिखाई देता है, और हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक और ध्यान देना कि जो यहाँ पर ये कौन सा है, तो यहाँ सर पर वो एक पॉइंट, पोजीशन लाना ही क्यों चाहते हैं, जहाँ पे 5 नंबर पे है वहां पे भी तो ठीक है, 1 2 3 लाकर कौन सा बड़ा काम कर देंगे। देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, अरे भाई जब हमारी इकोनॉमी जो है टॉप के तीसरे स्थान पर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाएंगे। हमारी जो टारगेट है ये 2047 तक हम क्या चाहते हैं, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम चाहते हैं ये विकसित यस राष्ट्र बनना, हम चाहते हैं यहाँ पर क्या, विकसित राष्ट्र बनना, ठीक ना। तो जो विकसित राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, तो ये विकसित राष्ट्र कैसे होगा, आखिर हमारी जो इकोनॉमी है जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में हमारा इकोनॉमी, अगर मान लो हम फर्स्ट इकोनॉमी के रूप में हम फर्स्ट कंडीशन हो जाएंगे, तो जो हमारा जो बाहरी देशों में निवेश होगा, बाहरी देशों से जो ट्रेड होगा, वो हमारी पॉजिटिव होगा ना हमारे लिए। अगर हम राजा बन जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा यस रहेंगे, या हम भिखारी रहेंगे तब अच्छा रहेंगे, हमारे सीखो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो, राजा बनेंगे तो बस वही बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बातें हो रही है यस कि जब, अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर कहाँ गया, ये है जिबूती, है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये है जिबूती। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बोल सकते हैं जो चाइना है, यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, यहाँ पर ये मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये कौन सा है, अरबियन सी है। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर ये रेड सी है, तो ये रेड सी से जो ट्रेड होते होंगे, और यही हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर साथ में आते हैं हम लोग इंडियन ओशियन की बात करते हैं। तो ये इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो गल्फ कंट्री हैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम है हमारे पास, ये हमारे पास है इंडियन ओशियन है। हम लैंड के माध्यम से तक कम जाते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेड होते हैं ओशियन से होता है, सी रूट से होता है। तो जो सी रूट से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये जिबूती है। अब यहाँ पर ये जिबूती देखो कहाँ पर है, ये रेड सी जो है जहां पर ये निकल रहा है, मतलब इधर यमन हो गया, और इधर यहाँ पर कौन है, इथोपिया है, और छोटा सा यहाँ पर कंट्री कौन सा है, जिबूती है। अब उस जिबूती में पहुंच गया कौन, चाइना पहुंच गया। मतलब कि अब यहाँ पर पहुंच गया, तो इसका मतलब ये रेड सी जो है इसको ऊपर कंट्रोल कर सकता है ना, कहीं ना कहीं ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ठीक ना। यस तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हैं। और हम क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ पर यूएसए रहेगा, तो यूएसए क्या है, यूएसए का झुकाव हमारे तरफ है, अर्थात यहाँ पर जो चाइना है, चाइना और यूएसए क्या है, एक दूसरे के कट्टर बन रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। और इंडिया और चाइना भी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो अगर इंडिया और यूएसए एक साथ मिल जाए, तो चाइना को हराना आसान काम होगा, चाइना को काउंटर करना आसान काम होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर कंट्री हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे यहाँ पर कतर हो, चाहे यूएई हो, इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन सारे कंट्रियों की बार बार दौरा करते रहते हैं कि भाई यहाँ जो है हमें यहाँ से अपने जो बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हमारी बहुत मजबूत हो।
उसको और मजबूती करने की जरूरत है, ठीक ना। बल्कि अगर हमें कहें तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सारे कंट्रियों पर हमें एग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा। हमें जितने भी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी है इन चीजों को सुधारने पड़ेंगे, इनके साथ अपने आप को जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाइना को भी काउंटर करना है, चाइना को हमें रोकना है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर चाइना अगर सब जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? हमें भी तो जगह चाहिए, हमें भी तो इस कंट्री चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि इन कंट्रियों के साथ जुड़े, ये हमारी पॉलिसी है। और दूसरा हमारे साथ अच्छी बात क्या है? तो अच्छी बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी वहां पर क्वाड में जो जापान जो चाइना को काउंटर करने के लिए वो क्वाड बनाए हुए हमने, जिसमें कि चाइना है, सॉरी इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ये 4 कंट्री का क्वाड बना हुआ है। तो ये 4 कंट्री मिलकर के जो हम कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। सेम चीजें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ है। तो पाकिस्तान और जो वन बेल्ट वन रूट की बात होती है ना, तो वो जो बात वहां से लाइन जो आया हुआ है तो हम वहां पर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो एशिया यहाँ पर कौन है, साउथ इंडियन ओशियन है, तो ये इंडियन ओशियन में हम यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे। और जितना हमारा रिलेशन इन सारे कंट्री के साथ अच्छा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसका मतलब कि ये आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये टॉपिक था, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास था। ये मेंस में आपके पास आ सकता है ये क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिर के आ सकता है क्वेश्चन कि सऊदी अरेबिया का इंडिया से क्या रिलेशन है, या यहाँ पर यूएई का क्या रिलेशन है, या यहाँ पर ये भी कर सकता है कि यहाँ पर यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में इंडिया का क्या रोल हो सकता है। कुछ भी पूछा सकता है इसमें। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक था, तो इसलिए मैंने इस पर काफी डिस्कस किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है, इसमें इतने सारे मतलब चीजें बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में इंडिया का दबदबा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आज मैं इतना ही रन देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर जाइए मत, 2 मिनट रुक कर जाइएगा। हाँ, बताइए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। बोलना था ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो मतलब